हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। आई होप कि आपको पेटेक एग्जाम देने में बहुत मजा आया होगा। आइए उसी एक्साइटमेंट से आज जानते हैं उसका सोल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से। A car moves along a straight line with an acceleration of 2 meter per second square. What is the time taken to cover a distance of 100 meter from the rest? तो बच्चों ग्रेड 9 का ना एक जो शानदार सोल्यूशन होता है ना, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है फिजिक्स में, वो ये है कि आप हमेशा इक्वेशंस ऑफ द मोशन को याद रखें एंड जो भी चीजें क्वेश्चन में गिवन है उसको लिस्ट करते जाए। तो सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं गिवन चीजों का। अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सबसे पहले नोट कर लेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द रेस्ट? तो डिस्टेंस दे के रखा है 100 मीटर एंड फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होगा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पूछा है व्हाट इज द टाइम टेकन, मीनिंग टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम लोगों को सोचना पड़ेगा ऐसा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर ए एस टी यू ये चारों चीजें आती है। तो आपने सही सोचा है बच्चों, This will be second equation of motion. Second equation of motion कहता है S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. Substitute कर देते हैं सारी given चीजें। S की वैल्यू है 100 is equal to u की वैल्यू है 0 times t unknown जो हमें find करना है into half times 2 and t स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 टाइम्स t हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 0 प्लस, अब ये हाफ और ये 2 इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आ गया t स्क्वायर। तो हमारा आंसर आया t स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 which is equal to 10 seconds. So your correct answer out of the given 4 options is A, 10 seconds. Okay, note कर लीजिए solution and let's move on to the next question. Which of the following represents the slope of a distance time graph? तो distance time graph जो है उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। Distance is taken on y-axis and time is taken on x-axis. तो ऐसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप यानी ये, तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप इज ऑलवेज गिवन बाय y अपॉन x। सो y एक्सिस पे क्वांटिटी है डिस्टेंस, so this is distance divided by x axis पे क्वांटिटी है टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों याद करो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें क्या है बोला गया है? व्हाट इज द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट योर स्पीड, राइट? सो स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is dropped from rest. What is the velocity of the body after 4 seconds of the free fall? Given g is equal to 9.8 meter per second square. Let's calculate this. So, सबसे पहले body is dropped from rest, मतलब उसका initial velocity है u is equal to 0 meter per second. What is the velocity of the body after 4 seconds? तो मुझे velocity find करनी है after time t is equal to 4 seconds and we are assuming that it is in free fall. जब free fall में है और ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका acceleration बन जाता है acceleration of gravity जितना, which is 9.8 meter per second square. अब ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें ये चारों चीजें आती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस बिकम्स v इज इक्वल टू u प्लस at
v ढूंढना है हमने, u और at की वैल्यू गिवन है, तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू है 0 प्लस a की वैल्यू है 9.8, 9.8 टाइम्स t की वैल्यू है 4, therefore v is equal to 9.8 times 4, which is nothing but your 39.2, right? So out of all the options given, the correct answer is 39.2. This is 39.2 meter per second, right? Next question. A car moves with a uniform velocity of 36 km per hour. What is the speed in meter per second? तो यहाँ पे हमको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, देन 1 किलोमीटर पर आवर इज 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये है इसका बहुत ही बेसिक सा कन्वर्जन रेशियो। तो अब हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है अगर, 36 किलोमीटर पर आवर विल बी 36 इंटू 5/18, करेक्ट? सो we will get here 5 2s are 10. So the correct answer is 10 meter per second. Okay, next question. A body accelerates uniformly. The ratio of the distances covered in the first, second and third seconds of motion is. तो यहाँ पे एक बॉडी जो है वो अज्यूम कर लेते हैं रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है। तो पहला सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। इसके लिए बच्चों हायर ग्रेड में ऑलरेडी एक डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, बट क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में वो फॉर्मूला गिवन नहीं है तो हम हमारी टेक्स्ट बुक की फॉर्मूला लगा के भी ये फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे पता है u इज इक्वल टू 0 है एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब देखो अगर हम अज्यूम कर ले कि बॉडी जो है यहां से स्टार्ट करती है मूव करना, लेट्स से दिस वाज u इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हुआ एंड आगे जाते लेट्स से यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स हुआ, करेक्ट? यहाँ पे ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस s1, यहाँ पे ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस s2 एंड यहाँ पे ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस s3 अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें s1 अपॉन s2 अपॉन s3 का रेशियो चाहिए, बट अगर मैं उसमें इंडिविजुअली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करती हूँ तो मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी चाहिए, विच आई कैन नॉट फाइंड। सो व्हाट आई विल डू इंस्टेड इज आई विल कंसिडर अ जर्नी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। मैं इनिशियल पोजीशन से ही जर्नी कंसिडर करूंगी। पहली बारी में ये जर्नी कंसिडर करेंगे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम में हम लोग ये जर्नी कंसिडर करेंगे एंड थर्ड टाइम में हम लोग ये वाला जर्नी कंसिडर करेंगे, राइट? एंड देन उसमें से थर्ड में से 2 को माइनस कर देंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा हमें s1 s2 एंड s3। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्मूला से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें मुझे डायरेक्ट s1 ही मिल जाएगा, तो मैं s1 इज इक्वल टू u इंटू टी, u अपना 0 है, प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड t इज इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो s1 की वैल्यू मेरी आ जाती है हाफ इंटू a, मतलब a/2, करेक्ट? दिस इज माई s1। अब मैं सेकेंड जर्नी के लिए अप्लाई करूंगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मुझे u अप्लाई करना है ना सिर्फ इतना ढूंढने के लिए, तो मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए जो कि नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कंसिडर द एंटायर सेकेंड जर्नी जहां पे मैं u इज इक्वल टू 0 रख सकती हूँ। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 रख दिया, प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, t है 2 सेकेंड्स, उसका स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे मेरे s की वैल्यू आ जाती है s इज इक्वल टू ये 4a/2। ना मुझे पता है मैडम 2 2 4 होता है, आप कैंसिल कर लीजिए, नहीं इसको ऐसे ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे a/2 मिला है ना, तो इधर भी a/2 के फॉर्म में ही रखेंगे इसको, ठीक है। अब ये सेकेंड जर्नी का s मिल गया मुझे, ये पार्ट मिल गया, पर क्या मुझे ये पूछा है? नहीं, मुझे ये पूछा है। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरी जर्नी में से अगर मैं s1 को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी s2 की वैल्यू। तो s2 विल बी इक्वल टू s माइनस s1। तो यहाँ पे है a/2 माइनस 4a/2, सॉरी 4a/2 माइनस a/2, करेक्ट। तो ये मुझे मिल गया 3a/2, करेक्ट। दिस इज माई s2's वैल्यू। अब कंसिडर करते हैं थर्ड जर्नी के लिए। थर्ड जर्नी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देयरफॉर s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू a एज इट इज, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9a/2 ये आ गया s। s3 ढूंढेंगे, s3 will be equal to s minus s2, so this will become, s की वैल्यू है 9a/2 माइनस s2 माइनस s1, तो माइनस s2 है 3a/2 माइनस s1 है a/2। तो ये आपको क्या मिल गया, 3a/2 माइनस a/2। Therefore, S3 is equal to 5a/2, करेक्ट। अभी आपको रेशियो लेना है, S1 is to S2 is to S3, a/2 is to 3a/2 is to 5a/2. So this is nothing but 1 is to 3 is to 5, right? So out of all the options given, the correct option is 1 is to 3 is to 5. Move on to next question. Okay. The motion of a body is described by the equation s is equal to 5t square plus 2t. What is the acceleration of the body? तो यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। s is equal to 5t square plus 2t ऐसा गिवन है, और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है, a is equal to क्वेश्चन मार्क। चलो बच्चों, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये कौन सा अपना इक्वेशन से सिमिलर है, तो देखते हैं। तो कंपेयर करेंगे, हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दे अगर, तो 2t प्लस 5t स्क्वायर। Comparing these equations, we will see that ut is given as 5t and half AT square is given as 5t square. तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। Let's compare them. Half AT square is equal to 5t square. t square कट हो गया. Half into a is equal to 5. Therefore, a is equal to 10 meter per second square.
right? So the correct answer for this particular question is option A, 10 meter per second square, right? This is the correct option. Moving on to next question. A bullet is fired vertically upwards with a speed of 40 meter per second. तो उसकी initial velocity हमें देके रखी है 40 meter per second. What is the time taken to reach the maximum height? मैक्सिमम हाइट पे उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये पूछ के रखा है. लेट्स सी क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या पूछी है, और उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट? सो बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ स्पीड ऑफ, सो u इज गिवन, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट? अगर मैक्सिमम हाइट पे बॉडी रीच करती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है 0 मीटर पर सेकेंड. इसको कवर करने के लिए टाइम कितना चाहिए ये पूछा है, बट मुझे पता है कि एक्सेलरेशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू, बिकॉज इट इज नॉट गिवन हियर, हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं approximately 10 meter per second square. If it is given, we have to take 9.8. It's not given, we'll take 10 meter per second square. Okay. So, अब देखते हैं U, V, T, A. ये सारी चीजें एक ही इक्वेशन में आए, ऐसा कौन सा इक्वेशन है? तो वो है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ मोशन 1. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है V इज इक्वल टू U प्लस A इंटू टी. टी अननोन है, टी को सब्जेक्ट बना देते हैं. T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, करेक्ट? तो यहाँ पे V की वैल्यू है 0 माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस 10. सो दिस बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Sorry, 4 seconds. This is time. We are not finding velocity, we are finding time. So 4 seconds. So the correct option is option number B, 4 seconds, right? Next question. A car is accelerating at a rate of 2 meter per second square. How far will it travel in 5 seconds from rest? तो यहाँ पे भी जो भी गिवन चीजें हैं उसका लिस्ट बना लेते हैं. A car is accelerating at a rate of A is equal to 2 meter per second square. How far will it travel in 5 seconds from rest? T is equal to 5 seconds from rest, मतलब U is equal to 0 meter per second. And how far मतलब distance पूछा है, तो distance is equal to question mark. अब अगेन देख लेते हैं ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें ये सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं. सो द फॉर्मूला इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. लेट्स अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर. देयरफॉर S इज इक्वल टू u की वैल्यू है 0 टाइम्स t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वेयर. Therefore, S is equal to, ये 2 gets cancelled, 5 square is 25 meter, right? So your correct answer here is B, 25 meter, right? Next question. A body travels 500 meter in the first 10 seconds. It then travels 1000 meter in the next 10 seconds. What type of motion is this? Okay, तो पहले 10 सेकेंड में टाइम ये है 10 सेकेंड्स, 0, 10. इसमें इन्होंने ट्रैवल किया है 500 मीटर एंड अनदर 10 सेकेंड उसमें उन्होंने ट्रैवल किया है 1000 मीटर, मतलब ऑल डबल the distance covered in first 10 seconds. So this is only possible when the object is increasing its speed. Correct? अगर वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो 500 by 10 हो गया उसका 50 मीटर पर सेकेंड, ये 1000 by 10 हो गया उसका
100 मीटर पर सेकेंड, मीनिंग वो अपनी वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है, एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यूनिफॉर्म मोशन है बट इट्स एक्सेलरेटेड मोशन, सो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? We don't have enough information for that, but from this we can say that the object is accelerating. Okay, next question. A body covers equal distances in equal interval of time. Equal distance in equal interval of time, uniform motion. What type of motion does it exhibit? It's a यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम पीरियड में, देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म मोशन। A stone is dropped from a height. What is the velocity of the stone after 3 seconds of free fall? तो स्टोन को जो है हाइट पे से हम लोग नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। whenever we drop something, its initial velocity is taken to be 0 meter per second and its acceleration is taken to be g, which is equal to 9.8 meter per second square. सो ये एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे गिवन है, टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी अज्यूम व्हेनेवर वी ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट। अब पूछा गया है कि उसकी वेलोसिटी बताओ 3 सेकेंड के बाद। तो लेट्स से ये 0 सेकेंड पे यहाँ था, 3 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो मुझे u, a, v और t ये सारे वेरिएबल यूज हो वैसी इक्वेशन से सॉल्व करना है। अगेन इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। v ही ढूंढना है तो उसको सब्जेक्ट में ही रखते हैं। u की वैल्यू मुझे पता है 0, 0 प्लस a है 9.8 टाइम्स t है 3, तो 3 इंटू 9.8 इज 29.4। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस particular question is 29.4. Okay, next question. A body is projected vertically upwards. If the body reaches a maximum height of 20 meter, what is the velocity at the highest point? देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करते हो तो whenever it reaches its maximum point, let's say this is its maximum height, at this point the object's velocity becomes 0. अब ये upward motion की final velocity 0 कहलाती है और downward motion की initial velocity 0 कहलाती है, but maximum height पे velocity of the object always becomes 0. So the correct answer here is 0 meter per second. Next. Which of the following velocity time graphs represents uniform acceleration? Velocity time graph पहले तो देख लेते हैं कैसा होता है। Velocity time graph में y एक्सिस पे वेलोसिटी एंड x एक्सिस पे हम लोग टाइम प्लॉट करते हैं। अगर मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it has to be a straight line. तो देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a straight line with a positive slope. First option itself is the correct option. Curved line, it's not uniform. Straight line with a negative slope, it is not uniform. ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाता है अगर वो नेगेटिव स्लोप रहा तो। A horizontal line, horizontal line मतलब constant velocity, there is no acceleration there, so the correct option is option A, straight line with a positive slope. Next question.
If a body moves with an acceleration of -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what does it indicate? तो बच्चों -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव एक्सेलरेट कर रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेट कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है मतलब कि हम लोग स्पीड को स्लो कर रहे हैं। एंड अगर हम लोग स्लो कर रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन आएगा द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी हैज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ consisting of a straight horizontal line. Again, let's draw a velocity time graph. ये है velocity, ये है time. अगर velocity time graph horizontal line हुआ, horizontal line मतलब ऐसे, horizontal line का मतलब होगा it is constant velocity. constant velocity है ये, बिल्कुल भी velocity इसकी change नहीं हो रही है। तो क्या वो एक्सेलरेटिंग है? ऑब्वियसली नॉट, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेट होगा, राइट। इट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, बिल्कुल नहीं, सेम टू सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेरिएबल वेलोसिटी वाला ऑप्शन भी गलत है। इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस, एब्सोल्युटली ट्रू। इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, जी नहीं, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो वो मूव तो कर रहा है, बट वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिलो इज पैराबोलिक, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो पहले स्पॉट कर लेते हैं, इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। अगर मुझे वेलोसिटी एट 6 सेकेंड्स देखना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, करेक्ट। अब यहां पे 6 सेकेंड्स जो है, यहां पे है ये लाइन, दिस इज द लाइन फॉर 6 सेकेंड्स। एंड अगर देखें तो ये जो पॉइंट है ये है 70 मीटर, बट 70 से थोड़ा सा ऊपर है ये, इतना अप्रोक्सीमेटली 2 जितना, राइट। तो दिस इज लेट्स से 72, यहाँ पे अराउंड 72 जितना है ये, एंड टाइम इज 6 सेकेंड्स। सो s इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 6। 72 डिवाइडेड बाई 6 इज 12 मीटर पर सेकेंड। सो योर वेलोसिटी हियर इज 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ बिलो। तो अगर इस ग्राफ को देखेंगे, सबसे पहले तो इस ग्राफ का किसके अक्रॉस कौन सा ग्राफ है वो देखना है। सो दिस इज अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, देन आई विल हैव टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे this part is a rectangle area and this part is a right angled triangle area, right। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं फॉर रेक्टेंगल, तो एरिया रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, राइट। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, L है 0 से लेके यहाँ पे 3 तक, सो आ गया 3 टाइम्स हाइट 0 से लेके 10 तक, तो आ गया 10 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस, बेस देखो 7, 7 माइनस 3 तो हो गया 4 इंटू हाइट, हाइट देखो यहाँ पे 0 से लेके ये 10 तक, राइट, तो ये आ गया 10। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30 प्लस 20, this becomes 50 meter.
So out of all the options given, the correct option is A, 50 meter. राइट, आई होप आपको इस सोल्यूशन में मजा आया हो एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो एंड आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो। पैटेक्स की पेपर एकदम ही बढ़िया गया होगा। तो चलो आज लेके आ रही हूँ मैं केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड कैन बी पोर्ड इजीली वेयरएज सॉलिड कैन नॉट बी पोर्ड बिकॉज ऑफ लेस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, निग्लिजिबल इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिस, वाइब्रेटरी मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की ऑल ऑफ दिस। तो बेटा जैसे हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में यहाँ पे लेस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सॉलिड कहीं पे भी फिट नहीं हो सकती। क्लियर टू ऑल? डन। अब बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के बारे में। होगा देखो, ये है हमारा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, अगर सपोज हम ये इमेजिन करें तो ये है लिक्विड के मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो, लिक्विड कैन बी पोर्ड इजीली वेयर एज सॉलिड कैन नॉट, क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या होता है, देखो ये दो पार्टिकल्स के बीच में हमें ये जगह देखने को मिलती है, ये वैकेंट स्पेस दिख रहा है, जबकि सॉलिड के अंदर वो बहुत ही कम है, निग्लिजिबल वैल्यूम है। इसीलिए सॉलिड कोई भी शेप में नहीं चला जा सकता, जबकि लिक्विड अपना वॉल्यूम फिक्स रखता है पर शेप उस कंटेनर के हिसाब से रखता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कूलर्स आर मोर इफेक्टिव इन एरिया विथ लो ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, बोथ एंड नॉन ऑफ दिस। तो बेटा इधर आंसर आएगा लो ह्यूमिडिटी। ऐसा क्यों? तो कि ह्यूमिडिटी मतलब कि एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वहाँ पे कूलर्स अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, जबकि नॉर्मल एनवायरनमेंट में लो ह्यूमिडिटी वाले पोर्शन में कूलर्स काम की जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। द थिंडल इफेक्ट इज शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन कॉलोइड के बोथ बी एंड सी। तो बेटा कॉलोइड्स में थिंडल इफेक्ट दिखती है। थिंडल इफेक्ट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज अ थिंडल इफेक्ट। क्लियर टू ऑल? और ही कॉलोइड मतलब इट इज लुक लाइक अ होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस। वहाँ पे उसकी पार्टिकल की साइज ना ही ज़्यादा बड़ी है ना ही छोटी है, मॉडरेट है। इसीलिए जब भी लाइट का रे उसके पास होता है, एट दैट मोमेंट स्कैटरिंग हो जाता है। इट इज नोन एज अ थिंडल इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट मैनी भी रिप्रेजेंट एक्स, वाई और जेड। अब x ऐसा क्या है जिसको हीट करने से y और y को हीट करने से क्या मिले? तो बट ऑब्वियस वी ऑल नो दैट कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब हीट किया जाता है तो वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। फर्दर गैस को जैसे ही कूल किया जाएगा वो लिक्विड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस एंड लिक्विड को फ्रीज करने से बन जाएगा सॉलिड। तो x होगा हमारा सॉलिड स्टेट, C और A कैंसल। y होगा लिक्विड और इधर गैस नहीं हो सकता, और z होगा हमारा गैसियस स्टेट। तो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन अ ट्रू सॉल्यूशन 1, 2 डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट के इन्यूमरेबल। तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन में ओनली वन फेज प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों? सपोज वी टेक अ एग्जांपल कि वी हैव अ टेक अ 1 glass beaker, add some amount of water like 100 ml and add 2 tablespoons of salt. When we dissolve it, we of course know that कि salt dissolve in this particular amount of water. Then you check it. Is there any difference between salt and water? कमेंट करो बेटा। नहीं ना, मतलब कि वो एक जैसा ही दिखता है। मतलब कि अगर आपने उसको टेस्ट नहीं किया तो आपको पानी और सॉल्ट में कोई भी डिफरेंस दिखेगा नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस ट्रू सॉल्यूशन में, और ये चेक करने के लिए सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। क्लियर टू ऑल? अनदर केमिकल नहीं। तो फेजेस कितने होंगे? ओनली 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय अ केमिकल मेथड? एमोनिया NH3, हीलियम, मीथेन के वाटर। तो बेटा ध्यान से देखो,
एमोनिया, मीथेन एंड वाटर इज अ कंपाउंड, जबकि हीलियम इज अ एलिमेंट। तो हीलियम को हम केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते एज कंपेयर टू एनी कंपाउंड। क्लियर? अगर ये कंपाउंड को मैं थोड़ी सी केमिकल ट्रीटमेंट दूँ तो उनका रीअरेंजमेंट होने से केमिकल रिएक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि हीलियम को मैं तोड़ नहीं सकती, जबकि इनको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मैं सेपरेट ज़रूर कर सकती हूँ। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, अ मैलिएबल एंड डक्टाइल बेस्ट डिस्क्राइब बाय सॉल्यूशन, मेटल, कंपाउंड एंड नॉन मेटल। तो मैलिएबल मतलब थिन सीट में कन्वर्ट होना एंड डक्टाइल का मतलब होता है वायर में कन्वर्सन होना। क्लियर? और ये दोनों ही चीज़ बेस्ट डिस्क्राइब हो पाती है मेटल के अंदर, बिकॉज मेटल इज अ गुड मैलिएबल प्रॉपर्टी एज वेल एज डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट, on the basis of composition of matter, milk is considered to be pure substance, impure substance, element की compound। तो बेटा milk is an example of colloid and colloid is a look like a homogeneous but actually it is a heterogeneous। अब अगर कोई चीज़ heterogeneous है, heterogeneous का मतलब क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर? अब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कब हो सकती है? जब उसके अंदर इम्प्योर सब्सटेंस हो। प्योर सब्सटेंस मतलब दोनों एक दूसरे में घुल जाना, इम्प्योर मतलब दोनों सेपरेट आउट होना। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, ऑन द कन्वर्टिंग 308 केल्विन, 329 केल्विन एंड 391 केल्विन टू सेल्सियस स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। तो बेटा केल्विन को जब भी हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? -2.273 से माइनस करना पड़ेगा। तो चलो 308 माइनस 273 अगर हम करें तो आंसर आ जाएगा 35। तो सबसे पहले हमें चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। इधर है? नहीं है। इधर है। इधर भी है। इधर 56 नहीं। चलो सेकेंड, 329 केल्विन माइनस 273 करूँ तो आंसर आ जाएगा 56 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन सी में भी है। आगे फर्दर नेक्स्ट, 391 माइनस 273 अगर हम करें तो आंसर आ जाएगा 118 डिग्री सेल्सियस, जो कि इधर 119 है तो ऑप्शन बी भी नहीं, बट ऑप्शन सी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट सीक्वेंस where Kelvin converted into Celsius scale. Which of the following energy is absorbed during the changes of state of a substance? तो कि specific heat, latent heat, heat capacity और heat of solution। तो at that moment आंसर आएगा latent heat। latent heat का मतलब होता है hidden energy। Clear? Which of the following are also considered to be a states of matter? We all know the states of matter, solid, liquid और gas। और उसके अलावा भी और दो है, कौन सा? one plasma and second Bose-Einstein condensate। plasma, platelet, it is not state। BEC, Bose-Einstein condensate, BSC, it is not। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? If the temperature of object is 268 Kelvin, it will be equivalent। फर्दर बेटा देखो केल्विन का सेल्सियस में कन्वर्जन करने के लिए तो 268 माइनस 273 करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस है इससे ये वैल्यू बड़ी है तो आंसर भी बड़ी वैल्यू का आएगा, और जो कि चार्ज है नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव करेंगे तो आंसर 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज या करेक्ट आंसर। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। नाउ टर्म होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट इट। होमोजीनियस कंपोजिशन इज नोन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो आइस यस, वुड नो, सॉइल नो, एयर यस। क्लियर? इन सब में जो भी पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट द कंपोनेंट क्या हो गया है? होमोजीनियस।
तो फर्स्ट एंड फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, when a mixture of iron powder and sulfur powder is heated strongly to form an iron sulfide, then heat energy is. क्या बोला है, जब मिक्सचर आयरन पाउडर का एंड सल्फर पाउडर का मिक्स हो रहा है तो वो आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस करे, तो उस टाइम पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी. फर्स्ट एब्जॉर्ब देन रिलीज, एब्जॉर्ब के नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज. तो चलो, हमने ये एक चाइना डिश ली है जिसके अंदर मैं ले रही हूँ आयरन पाउडर, साथ में मैं क्या ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, सल्फर पाउडर. अब जब मैं ये सल्फर पाउडर को हीट करूंगी विद द बर्नर, इमेजिन दैट, क्लियर. तो क्या होगा, पहले ये दोनों का जो मिक्सचर है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा फॉर फॉर्मिंग एनी केमिकल रिएक्शन, और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी एट दैट मोमेंट वो अपने से एक्सेस ऑफ हीट को बाहर फेंकेगा. मतलब ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट वो एब्जॉर्ब करेगा देन वो रिलीज करेगा. क्लियर. कोई भी चीज़ है एनर्जी लेगा तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, और वी ऑल नो दैट कि आयरन और सल्फर मिलके क्या बना रहा है, आयरन सल्फाइड कंपाउंड फॉर्म कर रहा है. क्लियर कट लिखा है. तो मतलब फर्स्ट एब्जॉर्ब होगी देन एक्सेस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज. नेक्स्ट, which of the following are compound. compound मतलब where two elements are combined together. क्लियर. CO कार्बन मोनोक्साइड, नियॉन तो क्या है, एलिमेंट. NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कोबाल्ट ये भी क्या है, एलिमेंट. तो रिमेनिंग फर्स्ट एंड थर्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड. फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, which of the following are chemical change. chemical change mostly are non reversible, और वहाँ पे नई प्रोडक्ट फॉर्म होती है, उसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन. तो डिक्लाइनिंग ऑफ वुड, यस. बर्निंग ऑफ वुड, यस. शेविंग ऑफ वुड, तो फिजिकल चेंज. हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ वुड, ऑल्सो फिजिकल चेंज. मतलब फर्स्ट एंड टू इज अ केमिकल चेंज. आई होप कि आप सबके आंसर बहुत ही बढ़िया रहे होंगे और सारे के सारे करेक्ट होंगे. चलो बच्चों, तो अब बायोलॉजी का टर्न है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी का. विच प्लास्टिड इज कलरलेस और आर कलरलेस. कौन सा प्लास्टिड जिसमें कोई कलर नहीं होता है. क्रोमोप्लास्ट नाम से, क्रोमो मतलब कलरफुल, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, तो बचा ल्यूकोप्लास्ट. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोप्लास्ट. सेकेंड क्वेश्चन देखें. एन अनराइप्ड ग्रीन फ्रूट मतलब कच्चा फ्रूट चेंज कलर व्हेन इट राइपन. जैसे मैंगो है, ग्रीन कलर से, जब छोटा होता है थोड़ा बड़ा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, बट बड़े होते होते वो कैसे हो जाता है, येलोइश टू ऑरेंजिश इन कलर. तो वो क्यों होता है, तो इट इज़ बिकॉज पहले जब छोटा था ना तो उसमें क्लोरोप्लास्ट था, और फिर जब बड़ा हुआ तो उसमें क्रोमोप्लास्ट आ गया, मतलब कलरफुल हो गया. तो क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखें. द फिनोमिना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक. साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर का जो लिक्विड पोर्शन है वो श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है. कब कम होगा, जब सेल में से पानी निकल जाएगा बाहर. इन हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड. पानी बाहर निकल जाता है तो प्लाज्मा मतलब बाहर निकल गया, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ वैक्यूल. क्या बोल रहे हैं, नॉट फंक्शन ऑफ वैक्यूल. वैक्यूल का काम नहीं है. वैक्यूल का काम क्या होता है, मोस्टली स्टोरेज, पानी को स्टोर करना. सेल अब पानी भरा हुआ होगा तो वो सेल का शेप मेंटेन करेगा, उसको टर्जिडिटी देगा, रिजिडिटी देगा. तो इसमें वेस्ट स्टोर कर रहा है, टर्जिडिटी भी दे रहा है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी दे रहा है. सेल डिवीजन नहीं करता है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. प्रोटीन और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर कहाँ होता है. जो सेल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है तो उसमें प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ बनते हैं. अब देखो, लाइसोसोम्स तो हम बोलते हैं सुसाइडल बैग है, गार्बेज डिस्पोज करते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ खराब हो गई तो उसको खा लिया. क्रोमोसोम्स में तो डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर हाउस है. तो बच गया क्या, ईआर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम अटैच हो जाता है तब वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. सो ऑप्शन नंबर सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकार्योट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ओल्ड, पुराना। कैरियोट मतलब पुरानी तरीके के जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो ठीक है, पुराने जैसा मटेरियल किसमें, सबसे पहले जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म आए थे वो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जितनी भी कैटेगरी होती है वो सारे के सारे प्रोकैरियोट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल किन किन चीज़ों से बना है। अब हमारी बॉडी देखो तो हमको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए और डीएनए भी होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो सब चीज़ें चाहिए। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। अब प्लांट सेल है, उसको धूप में, ठंडियों में, बारिश में, हर मौसम को विथस्टैंड करने के लिए एक डेड मटेरियल चाहिए उसकी बॉडी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। न्यूक्लियस तो जेनेटिक मटेरियल के लिए होता है, सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में सबसे बाहर है, पर वो तो फ्लेक्सिबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसा कौन सा इसमें से फूड ग्रेन है जिससे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। अब देखो, राइस तो कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, मिलेट, बाजरा है, फिर ज्वार है, सब में हमको मिलता है, पर ग्राम, चना, उसमें से हमको प्रोटीन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी, नॉट पूछा है, इज द सोर्स नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नॉट। तो ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको क्या ढूंढना है, सही स्टेटमेंट ढूंढना है। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। भाई दो अलग अलग डीएनए वाले प्लांट हो, उसको क्रॉस करे तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। सेकेंड ऑप्शन देखो, क्रॉस बिटवीन टू वेराइटी, एक ही स्पीशीज की दो अलग अलग वेराइटी, जैसे मैंगो इज अ स्पीशीज, उसकी दो अलग अलग वेराइटी, इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक तो मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो, यहाँ पे होना चाहिए था इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला आंसर गलत है। फिर देखो, इंट्रोड्यूसिंग जीन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर। जीन मतलब अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो वो बोल रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग, एक जीन ले लिया डीएनए में से इनटू अ प्लांट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मतलब एक प्लांट का जीन तुमने जो तुमको बहुत पसंद है, डिजायरेबल कैरेक्टर, उसको निकाल लिया और दूसरे प्लांट में डाल दिया, सेग्रीगेट कर दिया उसके डीएनए को, तो उसको बोलते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो सही है, तो ये ऑप्शन भी सही है। फोर्थ देखो, क्रॉसिंग बिटवीन प्लांट ऑफ टू स्पीशीज इज कॉल्ड इंटरवेराइटल। अरे उल्टा हो गया, यहाँ इंटरस्पेसिफिक होना चाहिए, यहाँ इंटरवेराइटल। तो ये वाला भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमको। तो फर्स्ट एंड थ्री ऑप्शन नंबर ए में है। सो 43 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, वीड्स मतलब सबसे पहले तो वीड तुमको पता होना चाहिए। वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है बट वो हमारे क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, तो उसको हम वीड बोलते हैं। तो अफेक्ट द क्रॉप, हमारे पेड़ को कैसे अफेक्ट करेगा। देखो, हमने तो प्लांट को क्या कह देते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है। अब वाइल सोइंग द प्लांट सीड्स, तो हम क्या करते हैं, एक क्रॉप के बीच में, दूसरे क्रॉप के बीच में, तीसरे, मतलब दूर दूर सीड्स को सो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सीड्स एक साथ, क्यों, ताकि स्पेसिंग हो, बीच में स्पेस मिले रूट्स को ग्रो करने के लिए। सोचो सारे एक साथ ग्रो हो जाएंगे तो सब रूट्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, स्पेस की कमी होगी। जो वीक प्लांट होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा और जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो कंपटीशन होगा वहाँ पे। सेम वे वहाँ पे न्यूट्रिशन का भी तो कंपटीशन होगा ना। जो स्ट्रांग प्लांट है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा, जो वीक है वो नहीं कर पाएगा। तो वीड्स क्या करते हैं, कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो वो पूछ रहे कि वीड के लिए कौन सा, वो हमारे प्लांट को कैसे अफेक्ट करेगा, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वो बोल रहे हैं किलिंग ऑफ प्लांट इन द फील्ड। अब प्लांट को ही मार डाल रहा है, ऐसा तो है ही नहीं भाई, पैरासाइट होता है तो वो प्लांट को शायद मार दे, पर यहाँ तो नहीं। सेकेंड, डोमिनेटिंग द प्लांट टू ग्रो, प्लांट को डोमिनेट करवा रहा है, हमारे मेन क्रॉप को थोड़ी डोमिनेट, वो खुद डोमिनेट होगा ग्रो करने के लिए, तो ये भी नहीं। कंपीटिंग फॉर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ क्रॉप प्लांट कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, कंपटीशन क्रिएट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ हनी बी इज इटालियन स्पीशीज? इटालियन स्पीशीज तो हम एपिस मेलिफेरा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी की सारी अलग अलग, जैसे एपिस डोर्साटा इंडिका तो इंडियन स्पीशीज, फ्लोरे तो लिटिल बी, सेरेना तो रॉक बी, तो इससे एपिस मेलिफेरा इटालियन स्पीशीज। सबसे अच्छी स्पीशीज है ये बी की। एक तो स्टिंग कम, काटती कम है, इट्स स्टिंगलेस, रिमेन इन द बी हाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक अपने हाइव में रहेगी। ब्रीडिंग जब एग ले करती है तो फिर भी बहुत सारे अमाउंट में करती है, और सबसे ज़्यादा हनी की कलेक्शन, नेक्टर कलेक्शन कैपेसिटी उनके पास होती है। तो एपिस मेलिफेरा विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट मैन्योर। मैन्योर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी, करेक्ट पूछ रहे हैं, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो वो तो होता ही है, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि उसमें अभी डिकम्पोजिशन शुरू ही हुआ होता है मैन्योर में, या फिर चल रहा होता है, तो न्यूट्रिएंट कम होते हैं बट ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, तो ये सही है। इट डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। अरे सैंडी सॉइल में तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। थर्ड देखो, इट हेल्प इन ड्रेनिंग आउट ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल कैसी होती है? एकदम जमी हुई सॉइल होती है, अगर उसके साथ तुम कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स को मिक्स कर दोगे, ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करोगे, तो बीच में स्पेसिंग हो जाएगी, तो वाटर को पर्कोलेशन रेट बढ़ जाएगा, तो वो सही है। तो ड्रेनेज मतलब पर्कोलेशन रेट से ही रिलेटेड है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखो, इट्स एक्सेसिव यूज पॉल्यूट एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ एनिमल एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो पॉल्यूट एनवायरनमेंट तो नहीं होता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। सो ऑप्शन नंबर 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर फॉलोइंग पर्पस। कैटल है जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, उनको क्यों पाला जाता है? तो मिल्क काऊ देती है उसके लिए, फिर एग्रीकल्चर वर्क जो बैल होते हैं तो उनको एग्रीकल्चरल वर्क, प्लाउइंग है, अलग अलग तरीके के इरिगेशन होते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है। फिर जो गोट है और वो लोग मर जाते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा भी है कि उनके मांस को खाया जाता है, तो मीट प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। एग प्रोडक्शन वो एग प्रोड्यूस नहीं करते, वो तो पोल्ट्री बर्ड्स करते हैं। सो ऑप्शन 1, 2 and 3, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज़ अ सरफेस फीडर। सरफेस पे कौन सी रहती है? रोहू रहती है, मृगल रहती है, कॉमन कार्प रहती है, कैटलास रहती है। तो अगर हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, फ़िश फार्मिंग देखें, तो फ़िश फार्मिंग में एक होता है कि फ़िश को, फ्रेश वाटर फिशेस है तो 5 से 6 वैरायटी ऑफ फिशेस को एक साथ एक ही पॉन्ड के अंदर, बट सबकी अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से रखा जाता है। तो अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो अलग, वो लोग फाइट नहीं करेंगे फॉर द सेम फूड, और साथ साथ में उनको अलग अलग जोन में रखा जाता है कि कोई है तो सरफेस पे रहती है, कोई है तो बीच में रहती है, कोई है बॉटम में रहती है, तो क्या करेंगे, स्पेस के लिए भी फाइट नहीं करेगी। तो इसमें से कौन सी फिश है जो सरफेस फीडर, सरफेस पे रहती है? तो इट इज़ कैटलास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है? अब हमको पता है कि भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट तो फर्टिलाइजर में होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो तो होगा। आयरन इज नॉट देयर इन द फर्टिलाइजर। सो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एन इंडियन वेराइटी ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री की इंडियन वैरायटी कौन सी है इसमें से? तो लेगहॉर्न तो बाहर की वैरायटी, एग्जॉटिक वैरायटी। ब्राउन स्विस और सिंधी जो है वो तो गाय और बफेलो में से, कैटल में से आती है, तो बच गया क्या? ऑप्शन नंबर बी, एसल विल बी द करेक्ट आंसर। सो हियर वी फिनिश द बायोलॉजी सेक्शन, होप यू लाइक इट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं अभी मैथ्स का सॉल्यूशन, राइट। तो देखो मैथ्स में आपको पहला क्वेश्चन है 51 वाला। तो 51 क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? द P/Q फॉर्म ऑफ 2.237 और 237 पे बार है, राइट। तो इसका शॉर्ट
शॉर्टकट मेथड क्या है कि जितने डिजिट पे बार है उतने हम डिनोमिनेटर में 9 लिख देते हैं। तो कितने डिजिट पे बार है? 3 डिजिट पे, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देते हैं? 3 9 लिख देते हैं। जो डिजिट पे बार नहीं होता उसका 0, लेकिन ऐसा कोई डेसिमल के बाद नंबर नहीं है जिस पे बार ना हो, राइट। चलो, और न्यूमरेटर में क्या करते हैं? ये सेम नंबर लिख देते हैं 2 2 3 7, और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, राइट। तो देखो 2 2 3 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 2 3 5 अपॉन 9 9 9। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, राइट। तो 51 का आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 ब्लैंक इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 एंड 6 के बीच का रैशनल नंबर बताना है, राइट। तो उन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हम कैसे? डेसिमल से निकाल दें, क्योंकि ये बहुत इजी डेसिमल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 4 जा 16, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा। जो 5 एंड 6 के बीच आएगा नहीं, तो इसको हटा दो, राइट। चलो यहाँ चेक करते हैं। 3 5 जा 15, राइट। हाँ, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 और 6 के बीच यही रेशनल नंबर रहेगा, राइट। 5.6 चलता जाएगा, यानी कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। 17/3 जो है वो 5 एंड 6 के बीच का रेशनल नंबर है, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 इसमें आपको पूछा है कि √1 + √4 आपका कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर, इरेशनल, नेगेटिव कि फ्रैक्शनल? तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो बेटा, √1 की वैल्यू क्या? 1, √4 की वैल्यू 2, तो 1 + 2 कितना हुआ? 3। तो 3 कैसा हुआ? नेचुरल नंबर। ये नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन भी नहीं होगा, और इरेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 2√18 डिवाइडेड बाई √50 ये कैसा नंबर है? इंटीजर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल? तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो √18 और √50 उसको आप फैक्टर में डिवाइड करोगे, तो उसके ऐसे फैक्टर ढूंढो कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर से बाहर आ जाए, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, राइट। सो 2√18 डिवाइड बाई √50 है, राइट। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 2 जा, यानी 9 बाहर आके 3 बन जाएगा, तो 3 2 जा 6 √2। डिनोमिनेटर में 50 में कौन सा फैक्टर है? 25, तो 2 × 25, तो 25 बाहर आके क्या हो जाएगा? 5, तो 5 √2 √2 विल बी कट। तो आंसर आपका है 6/5। तो 6/5 कैसा हुआ? इंटीजर तो नहीं कह सकते, होल नंबर भी नहीं, रैशनल नंबर हो जाएगा, राइट। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, रैशनल नंबर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे। तो 55 में बोला है आपको कि इफ nth रूट ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू b, देन b⁻2n की वैल्यू बताना है। देखो आपको b की वैल्यू क्या बोली है? nth रूट ऑफ a स्क्वायर, राइट। अभी nth रूट का मतलब हमें पता है कि उसका पावर 1/n हो जाएगा, तो a स्क्वायर का पावर 1/n, राइट। अभी देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो b = a⁻2/n। अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? b⁻2n, राइट। तो मुझे b का पावर 2n, तो मैं यहाँ पे b का पावर 2n दे दूँ, यानी मुझे दोनों साइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी b का पावर 2n, यहाँ पे भी b का पावर होल पावर 2n दे देता हूँ, राइट। तो b⁻2n तो बन गया, और उसकी वैल्यू यहाँ पे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो a⁻2/n × 2n, देन nn विल बी कट। तो b⁻2n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4, यानी a⁻4। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है a⁻4? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, a⁻4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। चलो, 2 रैशनल नंबर के बीच देयर इज नो रैशनल नंबर। नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो हमें पता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। देखो ये ध्यान से पढ़ना, राइट। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, राइट। ऐसा बोला है कि रैशनल नंबर का कौन सा इसमें से डेसिमल एक्सपांसन नहीं हो सकता है। तो हमें ये पता है कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, राइट। तो देख लो
टर्मिनेटिंग तो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, वो तो अधूरा है, तो मतलब हो भी सकता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ये भी होता है, तो कौन सा नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, वो तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल, इसमें से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है, राइट। तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन को सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, चेक करते हैं 1 by 1। चलो ए, तो देखो ये दोनों तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, 2/3 बन जाएगा, तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं है। चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 12 में 3 4 होता है, तो 4 बार आके 2, तो 2√3/√3, तो ये भी √3 कट के 2 बना, यानी वो भी रैशनल है। √7, हाँ √7 आपका कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर, राइट। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, √7, ये भी 9 हो जाएगा, है ना। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ दिस, देखो इसका वैसे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि 1.999 का p/q फॉर्म क्या होता है, 2 होता है, फिर भी मेथड से जानना है तो शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। तो ये क्या दिया है आपको, 1.9 बार, तो मैंने आपको क्या बोला था p/q के लिए, जितने डिजिट पे बार है उतने डिनोमिनेटर में 9 आएंगे, राइट। और ये नंबर लिख देना है, और जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर देना है, तो 19 - 1 इज 18, तो 18/9, 9 2 = 18, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट, 2√3 + √3 इज इक्वल टू, चलो बेटा ये देखो दोनों लाइक टर्म है ना, लाइक नंबर्स है, तो 2√3 + √3 कितना हो जाएगा, 3√3। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, 3√3, ऑप्शन सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, 3√3 आपका राइट आंसर। चलिए, √10 × √15 इज इक्वल टू, √10 × √15, तो हम क्या करें, जो दोनों स्क्वायर रूट में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि √10 × √15, राइट। √a × √b को हम रूट में a × b बोल सकते हैं, राइट। सो अभी इसको फैक्टराइज कर देते हैं, राइट, प्राइम फैक्टर में, तो जो कपल में होगा वो बाहर आ जाएगा। तो 10 को 2 5 और 15 को 3 5, तो कौन बाहर आ गया, 5 वाला बाहर आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा 2 × 3 यानी 6, तो 5√6 आपका ऑप्शन बी, ये आपका हो जाएगा सही आंसर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे। इसमें आपको रैशनलाइज करना है, राइट। देखो 1/√9 - √8, उसके इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो पहले तो हम जिसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको कर देते हैं कि √9 को हम 3 बोलते हैं और √8 को 2√2 बोलते हैं, क्योंकि 2 4 4 बार आके 2 बन जाएगा, राइट। तो कैसे करते हैं रैशनलाइज, 2 डिजिट है, यस और नो, 2 टर्म है ना डिनोमिनेटर में, तो कैसे करते हैं हम कि a + b हो तो a - b, यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में a + b a - b लाना है, राइट। सो 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलिए, 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 + 2√2 × 1, 3 + 2√2 हो जाएगा। a - b a + b इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिख जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है, a + b a - b, तो 3 + 2√2 अपॉन a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर 8, तो 9 - 8 इज 1, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 + 2√2। कौन सा ऑप्शन में बैठे हैं, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 + 2√2, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ √2 की आपको वैल्यू दी है, देन इसकी वैल्यू बतानी। अब बहुत सारे बच्चे इसमें वैल्यू पुट करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल, स्क्वायर रूट में डेसिमल नंबर लाओगे तो कितना लंबा हो जाएगा, राइट। तो क्या करना है कि पहले इसको थोड़ा इजी फॉर्म में सिंप्लीफाई करो। क्या दिया है आपको, स्क्वायर रूट में √2 - 1 दिया है और यहाँ पे √2 + 1 दिया है, राइट। तो इसको मैं रैशनलाइज करूँ कैसे कि √2 + 1 है डिनोमिनेटर में, तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलो, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो √2 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और अपॉन a + b a - b, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1,
चलिए रूट 2 -1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 इज 1, और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, रूट 2 - 1, राइट। तो रूट 2 - 1, अभी रूट 2 की वैल्यू हमें गिवन है तो रूट 2 की वैल्यू रखेंगे 1.4142 -1, तो 1.4142 -1 करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 0.4142, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 0.4142, राइट। अगर आपको यहाँ पे आइडिया क्लिक हो गया कि क्या करेंगे इसमें तो फटाफट आंसर आ जाएगा, वरना घूमते ही रहोगे इसमें, राइट। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, ब्लैंक शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, यानी ये पोलिनोमियल में आपको क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि जिससे सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3, कि ये पोलिनोमियल में x प्लस 3 से हम डिवाइड करें, परफेक्टली डिवाइड करना हो तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि परफेक्टली डिविजिबल यानी क्या, परफेक्टली डिविजिबल यानी कि x प्लस 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरी क्या आएगी, 0 आएगी। तो अभी रिमाइंडर चेक करते हैं हम कि 0 आ रही है कि नहीं, अगर नहीं आ रही है तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम चेक करेंगे, राइट। तो चलो x प्लस 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, तो रिमाइंडर थियरम यूज़ करेंगे। तो रिमाइंडर थियरम क्या बोलता है, x प्लस 3 से डिवाइड करना है तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ -3, राइट। चलो तो ये आपका p ऑफ x पोलिनोमियल है, तो p ऑफ -3 यानी x की जगह पे क्या रखोगे बेटा, -3, तो -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 10, राइट। चलो -3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, माइनस है तो माइनस रहेगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा प्लस 27, 3 2 जा 6 -6 प्लस 10, 27 गया, 10 - 6 इज 4, यानी अभी रिमाइंडर क्या आ रही है, 4। तो पोलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरी रिमाइंडर 0 बन जाएगी, तो -4 करना पड़ेगा, राइट। यानी कि 4 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन डी, यानी पोलिनोमियल में मैं 4 माइनस करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 0 बनेगा, तो हम बोल सकते कि वो पोलिनोमियल हमारा x प्लस 3 से डिविजिबल है, राइट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ब्लैंक इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इसमें से कौन सा इसका फैक्टर है। अब हमें पता है कि फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा, राइट। तो 1 बाय 1 हम फटाफट चेक कर लेते कि कौन सा उसका फैक्टर है, रिमाइंडर चेक कर लेते। चलो बेटा x - 1 को करना है तो मुझे p ऑफ 1 ढूंढना पड़ेगा, तो p ऑफ 1 ढूंढ लेते हैं। चलो रखो इसमें 1, तो 1 का पावर 4 इज 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 14 माइनस 19 माइनस 6, तो 2 + 1 3 है। तो देखो नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर है तो ये 0 बन रहा नहीं है, यानी x - 1 फैक्टर होगा नहीं। चलो x + 1 चेक करते हैं। x + 1 यानी क्या चेक करना पड़ेगा, p ऑफ -1, सो p ऑफ -1 रखो, तो -1 का पावर 4 इज 1, तो 2 1 जा 2, -1 का पावर क्यूब 3, -1 का पावर 3 क्या हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 14 -14, माइनस 19 इंटू -1, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +19 -6, राइट। चलिए प्लस प्लस वाले इकट्ठे कर देते हैं, 19 + 2 21, माइनस वाले -14 -6 -20 -20 और -1 -21, यानी कि कितना हो गया, 0। तो देखो बेटा इसमें रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो x + 1 आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर, राइट। तो इसमें हमने फैक्टर थियरम यूज़ करके इसको सॉल्व किया है, राइट। तो आपका सही आंसर हो गया बेटा x + 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि व्हेन x³ + 64 इज डिवाइडेड बाय x + 4 द क्वोशंट इज, तो हमें क्वोशंट बताना है। वैसे देखने जाए तो हमें पूरा लॉन्ग डिवीज़न करना पड़ेगा, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसके ऑप्शन देख के कि शॉर्टकट एक यूज़ कर सकते हैं लॉजिक लगा के। क्या कि देखो क्यूबिक पोलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड कर रहे हो, राइट, तो उसके क्वोशंट में क्वाड्रेटिक आना कंपलसरी हो गया।
क्वाड्रेटिक ही आएगा, तो और क्वाड्रेटिक वाला ऑप्शन एक ही दिया है। तो अगर आप एग्जाम में टाइम बचाना चाहो तो ये आइडिया यूज़ कर सकते हो, या तो फिर प्रॉपर आंसर लाना है तो लॉन्ग डिवीजन से आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे MCQ है तो फटाफट लॉजिक लगा के हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक वाला एक ही है, क्योंकि क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक बनना चाहिए क्वेश्चन, राइट। तो एक ही ऑप्शन है, राइट। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 67, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, यानी कि इसको फैक्टराइज करना है, राइट। तो मुझे तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख गया कि ये इसका फैक्टराइज करना है, तो मुझे तो ये आइडेंटिटी दिख रही है, राइट। तो आइडेंटिटी कैसे फॉर्म हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 2, बीच में a इंटू बी होना चाहिए, अभी तो पता नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है a इंटू बी यानी x और 1/x। लेकिन सर यहाँ तो है नहीं, तो देखो बेटा यहाँ पे x कट जाएगा तो ये सेम, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो रही नहीं है, राइट। तो सीधा ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है। अब ये देख के तो आपको आइडिया आया होगा कि हाँ ये आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन में बैठा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल, इसमें से कौन सी पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल के लिए डेफिनेशन क्या बोलती है कि हम पोलिनोमियल कैसे चेक करेंगे, वेरिएबल का पावर चेक करेंगे, जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर रहता है तो हम उसको पोलिनोमियल कहते हैं, राइट। चलो चेक करते हैं ऑप्शन में। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बैठा है, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो एक्स रेज टू माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि वो होल नंबर रहेगा नहीं, तो ये पोलिनोमियल है नहीं। चलो ये रूट में बैठा है, यानी एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1/2, जो 1/2 होल नंबर होता नहीं है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे 3 इंटू एक्स रेज टू 3/2 है, और यहाँ पे एक्स रेज टू 1/2, लेकिन बेस सेम होता है तो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 इज 2/2 यानी 1, यानी इसमें वेरिएबल का जो पावर है वो कैसा मिल रहा है, होल नंबर, यानी ऑप्शन सी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में और पोलिनोमियल बैठी है, यानी कि ये डिनोमिनेटर में एक्स है तो ये वाला पोलिनोमियल कहेंगे नहीं, राइट। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। क्या बोला है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो बहुत लोगों ने ये देख के डिग्री 5 लिख दी होगी, राइट। लेकिन आप देखो उसका कोएफिशिएंट 0 है, जबकि पोलिनोमियल क्या बोलता है कि अगर पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है लीडिंग कोएफिशिएंट, वो लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट कभी 0 होना चाहिए नहीं, अगर वो है तो उसको फिर हम डिग्री में काउंट करेंगे नहीं, यानी कि वो टर्म है ही नहीं, राइट। तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा 4, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट। तो ये पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 4। चलते हैं नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल दिस व्हेन x इक्वल टू -1, यानी पोलिनोमियल में x इक्वल टू -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो रखते हैं p ऑफ -1 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, राइट। चलो 5 इंटू -1 इज -5, -1 का स्क्वायर 1 1 4 जा -4 प्लस 3, -4 और -5 -9 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा -6। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -6। कौन सा ऑप्शन में, ए। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 71। क्या बोला है कि इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 देन p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस x की वैल्यू बतानी है, राइट। तो देखो p ऑफ x की वैल्यू तो पता है x प्लस 3, राइट। p ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, p ऑफ x माइनस एक्स का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में हम क्या करते हैं कि p ऑफ 3 होता है तो हम पोलिनोमियल में x की जगह पे 3 रखते हैं। यहाँ पे p ऑफ माइनस एक्स है, यानी कि x की जगह पे क्या रखोगे आप, माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पे x जहाँ जहाँ है पोलिनोमियल में वहाँ पे माइनस एक्स कर दो, तो माइनस एक्स प्लस 3 एज इट इज,
राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, एक्स एक्स कट जाएगा, 3 + 3 6, राइट। तो इसकी वैल्यू हुई 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ओह ये भी एक बेसिक कंसेप्ट पे आ गया है, राइट। क्या 2x + 5 लीनियर पोलिनोमियल का बेटा जीरोस फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, मेथड क्या है कि 2x + 5 = 0 ले लो और x के अलावा बाकी सब सामने। सो 2x + 5 सामने जाके -5 और 2 मल्टीप्लीकेशन में तो सामने जाके डिनोमिनेटर में, तो x = क्या हो गया, -5/2। तो -5/2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू बतानी है। ये x + 1 फैक्टर है बेटा, तो फैक्टर थियरम यूज करें कि x + 1 फैक्टर, तो हम बोल सकते हैं कि p of -1 = 0। तो पोलिनोमियल में x की जगह पे -1 रखो, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस k × -1 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1 2 = 2 माइनस k = 0, राइट। तो k = क्या हो गया बेटा, 2, राइट। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2, ऑप्शन सी। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट 74। क्या बोला है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, इसमें से कौन सा इसका एक फैक्टर है। क्या करें, तो इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लगा पा रहे हैं, कौन सी, कि इसको मैं 5x का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, 25x² को, राइट। और यहाँ पे 1 को भी मैं 1² बोल सकता हूँ, राइट, प्लस 1 + 5x का होल स्क्वायर। अभी देखो a² - b² यानी आइडेंटिटी a + b -b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b यानी 5x + 1 और 5x - 1, ठीक है। और यहाँ पे यही 1 + 5x को मैं 5x + 1 भी बोल सकता हूँ, राइट। अब देखो दोनों टर्म में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, 5x + 1, तो 5x + 1 कॉमन निकाल दिया। क्या बचेगा, 5x - 1 प्लस एक 5x + 1 चला गया है, तो दूसरा 5x + 1 बचेगा, राइट। चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, 1 1 कट, तो 5x + 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 5x + 5x 10x, राइट। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में बैठा है, 5x + 1 तो नहीं बैठा है, ये बैठा है 10x, राइट। तो 10x ये पोलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा, राइट। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 10x, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द वैल्यू ऑफ दिस। देखो अगेन आइडेंटिटी क्लिक हो गई होगी तो बहुत फटाफट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखो a² - b² क्या लगाते हैं, a + b a - b। चलो a + b, तो इन दोनों का एडिशन 9 + 8 17, 17 का 7 1 कैरी 4 4 8 8 + 1 9 2 + 2 4, तो 497 इंटू ये सब्ट्रैक्शन तो 1 हो जाएगा, तो 497 1 ज़ा 497। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, 497 इज योर राइट आंसर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। चलो इसका फैक्टराइजेशन करना बेटा। अगेन सबको ये बहुत मज़ा आया होगा, सबकी एकदम फेवरेट मेथड रही होगी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो क्या करते हैं, a × c यानी 4 3 ज़ा 12, 12 के ऐसे दो फैक्टर जिसका प्लस करके क्या लाना है, 8, क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 6 + 2 8, राइट। चलो रखते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 8x की जगह पे क्या रखेंगे, 6x एंड 2x, साइन की जगह छोड़ दो, +3। साइन कैसे रखते हैं, पहली साइन प्लस है तो प्लस, दूसरी साइन के लिए यहाँ सेकंड साइन चेक करो, यहाँ प्लस है तो ये आगे वाली साइन को कॉपी करेगा, राइट। चलो कपल बना दो, क्या कॉमन, 2x कॉमन, बचेगा क्या, 2x + 3। चलो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं, तो +1 और बचेगा 2x + 3। देखो ये दोनों टर्म में पूरा ब्रैकेट कॉमन, तो 2x + 3 कॉमन, बचेगा 2x + 1। देख लो
कौन सा ऑप्शन में बैठा है 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1, ये रहा ऑप्शन बी 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पे। फॉर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -5, u इक्वल टू -6, v इक्वल टू 8, सबकी वैल्यू गिवन है। तो आपको पूछा है कि ये जो है x प्लस वाई और u प्लस वी वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। x प्लस वाई यानी 4 माइनस 5 क्या हो गया -1, u प्लस वी -6 प्लस 8 यानी कि हो जाएगा 2, तो -1 और 2 चलो कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा, x एक्सिस नेगेटिव पे है और y पॉजिटिव यानी यहाँ कहीं पे आएगा। तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका ऑप्शन बी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द x एक्सिस डज नॉट पास थ्रू दी पॉइंट, चलो x एक्सिस इसमें से कौन से पॉइंट में से पास नहीं होगी। अब हमें पता है कि x एक्सिस के पॉइंट कौन से होते हैं, x, 0, तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करो कि x, 0 वाला कौन सा नहीं है। तो देखो ये x, 0 टाइप का है, ये नहीं है, तो B आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट उसमें से पास होगा नहीं, राइट। बाकी सब x, 0 वाले हैं, राइट। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ a प्लस 3, 7 एंड 8, b माइनस 2 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, चलो ये दोनों पॉइंट कैसे है बेटा, सेम है, तो ए बी कहाँ पे लाई करेगा। चलो ये दोनों पॉइंट सेम है, तो a प्लस 3, 7 इज इक्वल टू 8, b माइनस 2। अब जब दो कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उनका x कोऑर्डिनेट सेम होते हैं और y वाले भी सेम होते हैं। तो हम लिख सकते हैं a प्लस 3 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सामने जाके माइनस होगा, तो 8 माइनस 3 इज 5, तो a की वैल्यू आ गई। चलो b के लिए क्या लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू b माइनस 2, तो -2 इधर आके प्लस, तो b इक्वल टू क्या हो गया बेटा 9, राइट। तो a, b पूछा है यानी कि 5, 9 कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंट 0, -7 लाइस, जो 0, -7 कहाँ लाई करेगा, तो देखो इसमें एब्सिसा 0 है, राइट, यानी 0, y, तो 0, y कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, तो देख लो ऑन दी y एक्सिस किधर है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, राइट। चलो 0, y एक्सिस का होता है पॉइंट। नेक्स्ट, दी पॉइंट्स -5, 2 एंड 2, -5 लाई इन द, चलो ये कहाँ पे लाई करेगा, तो देख लो -5, 2 यानी कि x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी यहाँ आएगा -5, 2 और 2, -5 x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी यहाँ कहीं पे आएगा 2, -5 यानी कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, सेकेंड एंड फोर्थ। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, कि सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली आएगा, राइट, कि पहला वाला जो है वो सेकेंड में और दूसरा वाला जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। चलते हैं नेक्स्ट 82, क्या बोला है कि P, Q, R, S and O आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट, अब हमें पता है एक्स एक्सिस यानी x, 0 वाले पॉइंट, राइट। तो चेक कर लो कौन से x, 0 टाइप के, एक तो Q है, R नहीं है, S नहीं है, O हाँ हो सकता है ओरिजिन, क्योंकि वो भी 0, 0 एक्स एक्सिस पे तो होता ही है, भले y पे होता है लेकिन एक्स एक्सिस पे तो होता ही है, तो कौन सा आ जाएगा, Q एंड O, तो कौन सा हो गया, Q एंड O दोनों। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। कई लोगों ने सी लिखा होगा लेकिन बेटा ओ बी, आपका ओरिजिन जो है 0, 0 भी एक्स एक्सिस पे आता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Q एंड O, राइट। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, जो बेटा P के कोऑर्डिनेट बताना, किधर है P, ये रहा, देखो x पे -2 चला और y पे 4 चला, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, -2, 4, कौन से ऑप्शन में बैठा है, -2, 4, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, -2, 4। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था। द पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। देखो क्या बोला है बेटा कि कौन सा पॉइंट है विच लाई ऑन y एक्सिस, चलो यानी कि y एक्सिस पे है वो पक्का है,
और उसमें भी कहाँ कि 5 यूनिट डिस्टेंस पे ओरिजिन से, तो ओरिजिन से 5 ऊपर या नीचे कहाँ, तो बोला है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट को तो हम क्या बोलते हैं 0,-5। तो कौन सा पॉइंट हो गया 0,-5, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, राइट। ओरली बता पाए वैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। बेटा ये लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन बोला है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी सॉल्यूशन यानी कि क्या कि हम इक्वेशन में पुट करें तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस k इंटू 1 इक्वल टू 11। तो 8 को सामने भेजेंगे तो k इज इक्वल टू 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैंक आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। चलो बेटा इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है वो बताना है दोनों, राइट। पहले एक एक चेक करते हैं, एक होगा तो दूसरा चेक करेंगे, राइट। चलो ऑप्शन ए में देखते हैं 2, -3। तो हमें पता है पहला x का दूसरा y का, वैल्यू पुट करो इसमें। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इंटू y क्या है -3। तो माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9, और 4 + 9 वो कभी 6 होता नहीं है, तो ये तो निकल गया, राइट। चलो दूसरा चेक करते हैं बी में, बी वाले को रखो। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 - 9 6 होगा नहीं, तो ये भी गया। चलो यहाँ पे 0,2, तो 0 रखा तो 0 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या 6 होगा नहीं, ये तो -6 होगा, तो ये इक्वल होता नहीं है, तो ये भी गया। ऑप्शन डी, तो 0 माइनस 3 इंटू -2, हाँ माइनस माइनस प्लस 2 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। चलो ये हो रहा है तो 3,0 चेक कर लो, 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 6। चलो दूसरा भी हो रहा है, यानी ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द इक्वेशन दिस f एंड c आर न्यूमेरिकली इक्वल व्हेन। चलो f और c दोनों इक्वल कब होंगे, यानी ऑप्शन देखो c की कौन सी वैल्यू के लिए f और c दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में f और c को इक्वल लिख लेंगे और f की जगह पे c या तो c की जगह पे f लिख सकते हैं, लेकिन हमें c की वैल्यू चेक करनी है तो हम क्या रखेंगे f की जगह पे c। चलो तो f इक्वल टू c रखना है बेटा, तो f की जगह पे c इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c वाले को एक साइड बाकी सब एक साइड, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो c माइनस 9c/5 इज इक्वल टू 32। चलो LCM, तो 5c माइनस 9c यानी -4c/5 इक्वल टू 32। चलो 5 सामने भेजते, c के अलावा अभी बाकी सब सामने, तो -4c 32 5 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरी 5 3 ज़ा 15 और 1 60, राइट। -4 सामने जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में बैठा है तो कहाँ डिनोमिनेटर में, राइट। तो 160/-4 4 4 ज़ा 16, तो क्या आंसर आया, c इज इक्वल टू -40। यानी c की वैल्यू -40 रखेंगे तो f और c कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी, राइट। -40 पे दोनों सेम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज। चलो ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है बेटा, तो इसके तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। तो 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन सी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट। ये तो सब लोगों का सही हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस कट्स द y एक्सिस। चलो बेटा ये इक्वेशन y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो y एक्सिस देखना है, यानी y एक्सिस के पॉइंट कैसे होते हैं, उसके एब्सिसा 0 होते हैं, यानी कि x एक्सिस का पॉइंट 0 होता है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रख दो, तो 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2, यानी कि कौन सा होगा y एक्सिस का पॉइंट 0,2। देख लो 0,2 कौन सा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज अ लाइन। चलो बेटा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। चलो देखो कौन सा ऑप्शन है, पैरेलल टू x एक्सिस एट, हाँ पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। चलो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 इसमें से किसका सॉल्यूशन है वो चेक करना है, पुट करके चेक करते हैं किस में सेटिस्फाई कर रहा है। 5 + 4 9 होता है, ये तो नहीं करेगा। चलो 5 5 = 25, 25 + 4 नहीं, ये भी 7 बनेगा नहीं। चलो 5 + 2 7, हाँ ये बन जाएगा, राइट। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a ऑलवेज लाई ऑन, कहाँ पे लाई करेगा, a, a यानी x और y दोनों का पॉइंट सेम, दोनों सेम होना चाहिए। तो किस में दोनों सेम होता है, नहीं x एक्सिस पे तो नहीं होता है क्योंकि इसमें तो x, 0 होता है। y एक्सिस नहीं, 0, y होता है, सेम नहीं होता है, सिर्फ 0 0 ओरिजिन पे सेम होगा। ऑन दी लाइन y इक्वल टू x, यस y इक्वल टू x की लाइन होगी, उसमें हर एक पॉइंट कैसे होंगे, y1 तो x भी 1, 2, 2, 3, 3। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू x, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ प्लेन। चलो बेटा प्लेन के कितने डायमेंशन होते हैं, अभी प्लेन आपको पता चल गया होगा। प्लेन यानी कि जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड, ये जो बोर्ड है वो भी एक प्लेन है अपना, राइट। तो ये प्लेन के कितने डायमेंशन हुए, 2 डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन होता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी था। द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। बेटा कोलिनियर पॉइंट यानी कि एक ही लाइन पे हो ना, तीनों पॉइंट एक लाइन पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि कोलिनियर, राइट। तो कोलिनियर में से हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, राइट। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ पॉइंट। चलो बेटा पॉइंट के कितने डायमेंशन होते हैं, ये पॉइंट के कितने डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता है, राइट। इसमें ना तो लेंथ, ना तो ब्रेथ, ना तो हाइट, कुछ नहीं होता है, राइट। तो पॉइंट के कितने डायमेंशन होते हैं, 0, कोई डायमेंशन नहीं होता है, राइट। 0 डायमेंशन होते हैं, राइट। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट, यूक्लिड डिवाइड्स हिज फेमस ट्रीटिस द एलिमेंट्स इनटू। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि उसने उसका जो ट्रीटिस था द एलिमेंट्स, उसको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया था बेटा, 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया था, और उसको हमने बुक्स बोला था, राइट। तो 13 चैप्टर्स में उसने डिवाइड किया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर। चलो बेटा सरफेस की बाउंड्रीज क्या होती है, अभी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइंस लिख दिया होगा। देखो बेटा सरफेस है, तो सरफेस की जो बाउंड्रीज होती है वो लाइन होती है, लेकिन कर्व वाला कोई सरफेस हुआ तो, जैसे कि सर्कल है, तो वो सरफेस की बाउंड्री क्या हुई, कर्व हुई, राइट। तो बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, तो सरफेस की बाउंड्री क्या होगी बेटा, कर्व्स होगी। तो आप बोलोगे लेकिन सर लाइन भी तो होती है, स्क्वायर रेक्टेंगल हुआ तो, लेकिन बेटा स्क्वायर जैसा रेक्टेंगल जैसा हुआ तो जो लाइन होगा तो कर्व में लाइन आ जाता है, यानी कि जो लाइन होता है उसको भी हम कर्व बोल सकते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कर्व्स हो जाएगा, यानी कि कर्व्स हर एक के लिए सेटिस्फाई करेगा, लाइन सबके लिए सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थेल्स बिलोंग्स टू द कंट्री। थेल्स कहाँ से बिलोंग करता है बेटा, ग्रीस से करता था, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और थेल्स भी इतना फेमस है हमें उसके बारे में सब पता है, राइट। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्लैंक नीड्स अ प्रूफ। चलो इसमें से किस में प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो एग्जाम पोस्चर डेफिनेशन में होती नहीं है, उसको हम मान ही लेते हैं। तो थियरम में हमें प्रूफ की जरूरत होती है, राइट। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, थियरम्स नीड्स अ प्रूफ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, यूक्लिड ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ये यूक्लिड ने किस में बताया है, एक्सियम, डेफिनेशन, पोस्टुलेट की प्रूफ। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, सब लोगों ने एक्सियम और पोस्टुलेट पढ़ चुके हैं, और याद भी है हमें कि पोस्टुलेट 4 में उसने बोला था कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। तो कौन सा हो जाएगा कि ये तो अपना क्या फॉर्म कर रहा है, पोस्टुलेट।
राइट। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, राइट। तो सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपको समझा दिए, ठीक है। थैंक यू।